तो क्लास 10th का हम ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। इसके कंटेंट्स में हमको पढ़ना है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि किसी भी रॉ मटेरियल को हम यूजफुल वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और ऐसा कैसे होता है? ऐसा किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी प्रोसेस के थ्रू होता है। अब बहुत सारा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होता है, जैसे कि टेक्सटाइल, शुगर, आयरन एंड स्टील। अब शुगर हमको किससे ऑब्टेन होता है? शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन। आयरन ओर को हम कन्वर्ट करते हैं आयरन एंड स्टील में। बॉक्साइट को कन्वर्ट कर सकते हैं एल्यूमिनियम में। तो इस तरह से अर्थ से निकलने वाले बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को हम यूजफुल प्रोडक्ट में इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसका एक लॉस भी होता है कि इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी होता है, जो कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारे टॉपिक्स हम देख सकते हैं। तो उसके बारे में भी हमको स्टडी करना है। मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। समझने के लिए जैसे कि यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है कि वुड एक रॉ मटेरियल है जिसको हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट पेपर में कन्वर्ट करते हैं। वैसे मान लीजिए बॉक्साइट है, बॉक्साइट को हम रॉ मटेरियल है, Al2O3 इसका फॉर्मूला है, उसको हम इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करते हैं और फिर वो बॉक्साइट यूजफुल प्रोडक्ट जो कि एल्यूमिनियम है, और वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोसेस होता है। और एल्यूमिनियम को फिर हम डिफरेंट यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विंडो बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। और ये कंट्री में कभी भी बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर होता है, तो इससे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी अल्टीमेटली हेल्प होती है। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। इसमें वो वर्कर्स इंक्लूडेड हैं जैसे कि जो स्टील फैक्ट्री, कार, ब्रीवरी, टेक्सटाइल एक्सेट्रा में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई फार्मर शुगर केन को ग्रो करता है। अब शुगर केन को ग्रो करना वो एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, जो कि यहाँ प्राइमरी एक्टिविटी में इंक्लूडेड है। प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री ये सब आएंगे। अब सेकेंडरी एक्टिविटी है कि उस फार्मर ने जो शुगर केन को ग्रो किया है, कोई इंडस्ट्री, शुगर मिल उसको शुगर में कन्वर्ट करेगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्राइमरी मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना, दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी। और अल्टीमेटली टर्शरी एक्टिविटीज में आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा इंक्लूडेड होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का बैकबोन माना जाता है, जिसके वेरियस रीजन्स हैं। सबसे पहला रीजन है कि इट मॉडर्नाइजेज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हुआ, इरिगेशन के लिए पंप हुआ, और आजकल मॉडर्न एग्रीकल्चर में ड्रोन्स का भी यूज किया जाता है कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा को हम ड्रोन से स्प्रे कर सकते हैं। तो ऑल दिस कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लगने से, इंडस्ट्री के लगने से सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर दोनों में जॉब मिलती है। कहीं भी इंडस्ट्री लगती है तो ना सिर्फ इंजीनियर्स को जॉब मिलती है, बल्कि वहाँ पर लेबर, कॉन्ट्रैक्टर, जितने भी मजदूर उस एरिया में है वो काम मिल सकता है उन्हें। और टर्शियरी सेक्टर मतलब कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज को भी वहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी और उनको जॉब करने का मौका मिलेगा। और जैसे जैसे लोगों को जॉब मिलेगी तो थर्ड पॉइंट जो है, ऑब्वियसली इट विल हेल्प इन इरेडिकेशन या रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और लोग एम्प्लॉय होंगे तो उन्हें मनी मिलेगा, इनकम मिलेगी, तो उससे पॉवर्टी रिड्यूस होगी। चौथा पॉइंट है कि इट ब्रिंग्स डाउन रीजनल डिस्पैरिटी। अगर किसी एरिया में इंडस्ट्री लगती है तो उस एरिया का डेवलपमेंट होगा और उसका ग्रोथ जो है बढ़ सकेगी। इट एक्सपोर्ट ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम फिनिश प्रोडक्ट्स को किसी कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वो आईफोन को किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही है, तो उस कंट्री में जो है दूसरे देश का फॉरेन एक्सचेंज या मनी आ सकता है। अल्टीमेटली फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू जो है वो कंट्री को अल्टीमेटली प्रॉस्पेरस या ग्रोथ करने में मददगार होगी। तो इन सब रीजन से मान सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब वो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि पंप्स है। अब पंप को एग्रीकल्चर में इरीगेशन के लिए यूज किया जाता है, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो कोई भी पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो एग्रीकल्चर के लिए रिलेटेड है। वैसे ही फर्टिलाइजर है, जैसे कि बहुत सारे इंडिया में कंपनीज हैं, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफको, जो कि फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर कर रही है। तो वो सब कंपनीज, और जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड अगर कोई बना रही है तो वो, और प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स, अगर हम इरिगेशन कर रहे हैं तो हमको पाइप्स का भी यूज करना पड़ेगा, तो कोई भी पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और लास्ट में बहुत सारे मशीन्स एंड टूल्स, जैसे कि ट्रैक्टर हुआ, तो वो सब जो भी मैन्युफैक्चर कर रही है अगर कोई कंपनी, तो वो सब इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इंडस्ट्रीज को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? तो क्लासीफाई करने के लिए वेरियस मेथड है, जैसे कि पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कि वो एग्रीकल्चर बेस्ड मटेरियल यूज कर रहा है या फिर मिनरल बेस्ड। दूसरा है कि उसका मेन रोल क्या है, कि वो आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चर कर रहा है कि शुगर टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। तीसरा है कि उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, उसने पूंजी कितनी निवेश करके रखी है। अगला है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप वो पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव किस फॉर्म में आता है। और सबसे लास्ट है कि
वो वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड इसका कितना है, कि वो हैवी इंडस्ट्री है या फिर लाइट इंडस्ट्री है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया जा सकता है एग्रो बेस्ड या मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड वो है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जैसे कि कॉटन, वुल, जूट, सिल्क, टी एंड कॉफी एटसेट्रा। और मिनरल बेस्ड वो है जो अर्थ से निकले हुए मिनरल्स जैसे कि आयरन एंड स्टील, वो आयरन और यूज करती है, सीमेंट जो लाइमस्टोन यूज कर रही है, एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट यूज करते हैं, और पेट्रोकेमिकल्स जो कि अर्थ से निकलने वाले क्रूड ऑयल पे काम करता है। तो ये सब टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं एग्रो बेस्ड है या फिर मिनरल बेस्ड। अपने मेन रोल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहली होती है बेसिक और की इंडस्ट्रीज और दूसरी है कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज। बेसिक और की इंडस्ट्रीज वो है जो कि अपने रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करती है किसी और गुड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री स्टील प्रोवाइड करेगी और उससे फिर ब्रिज या कोई और स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर हो सकता है। तो आयरन एंड स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से हम विंडोज बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं। तो ये तीनों जो है बेसिक या की इंडस्ट्री है। दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्री, जैसे कि शुगर, टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट को हम घर में डायरेक्टली यूज करते हैं, शुगर को हम डायरेक्टली खाते हैं। तो शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन जो हम डायरेक्टली कस्टमर्स या कंज्यूमर्स यूज करते हैं वो है कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से हम मेन रोल पे जो है दो तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको डिफाइन किया जाता है, तो डिफाइन किया जाता है कि उस इंडस्ट्री ने अपने एसेट्स पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है। एसेट्स का मतलब होता है कि वहाँ पे मशीनरी, लैंड, ये सब जितनी भी चीजें हैं उसको उसने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है। और ये टाइम टू टाइम ये लिमिट चेंज होती रहती है। एट प्रेजेंट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड जो है वो ₹1 करोड़ है। तो अगर कोई कंपनी या इंडस्ट्री ₹1 करोड़ मैक्सिमम इन्वेस्ट करके रखी है अपने एसेट्स पे, तो उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में रखेंगे। ओनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को तीन तरह से कैटेगराइज किया जाता है: पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो है दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जैसे कि भेल, सेल। भेल इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि स्टील मैन्युफैक्चर करती है, भेल जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कैटेगरी में है। ज्वाइंट सेक्टर वो है जो स्टेट और इंडिविजुअल जिसमें दोनों शेयर होल्डर्स हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। और कोऑपरेटिव सेक्टर वो है दैट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स या बोथ, जिसमें कि बहुत सारे प्रोड्यूसर या सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल इन्वॉल्व हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी शुगर इंडस्ट्री है, अमूल जो फेमस नाम है, लिज्जत पापड़, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इफ्को, ऑल दीज आर कोऑपरेटिव सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स, उसमें दो कैटेगरी है, हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज वो है जिसमें काफी हैवी रॉ मटेरियल या फिर प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब स्टील इंडस्ट्री में बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, बड़े बड़े रेलवे ब्रिजेस या बहुत सारी कंस्ट्रक्शन यूनिट्स हम बना सकते हैं। लेकिन दूसरा जो है लाइट इंडस्ट्रीज, जो इलेक्ट्रिकल गुड इंडस्ट्रीज, जैसे कि छोटे छोटे बल्ब हुए, फैन हुए, तो ये सब जो है लाइट इंडस्ट्रीज है। और हैवी इंडस्ट्री वो हुआ जिसमें कि काफी बड़ा अमाउंट में रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड यूज होता है। पहला एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो हमको पढ़ना है दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और कोई भी इंडस्ट्री जो है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब ऐसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। और कोई भी इंडस्ट्री के लिए जनरल पॉइंट होगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इससे जो भी प्रोडक्शन होगा तो दैट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इट कंट्रीब्यूट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें वर्कर्स काम करेंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और इसके बने हुए प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे हमको फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होगी। और इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है और उसके जो चैलेंजेस है, जो चैलेंज वो फेस कर रही है, वो भी हमको पढ़ना है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इंडिया के एंशियंट टाइम से ही कॉटन टेक्सटाइल जो है वो हैंड स्पिनिंग और हैंड लूम वीविंग से प्रोड्यूस होता था। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद इंग्लैंड में मशीन यूज हुए, पावर लूम यूज हुए, जिससे कि इंडिया के ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को काफ़ी सेटबैक लगा। दूसरा सवाल है कि इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेनली महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों कंसंट्रेटेड थे। तो कोई भी इंडस्ट्री कहीं पर क्यों कंसंट्रेटेड, इसके कॉमन पॉइंट्स ही रहते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन दोनों रीजन में इसलिए ज़्यादा अवेलेबल है क्योंकि वहाँ पर रॉ कॉटन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, उसको सेल करने के लिए, उसके रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए मार्केट अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट या पोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे कि आप गुजरात या महाराष्ट्र रीजन में मैप में भी देख सकते हैं कि मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट, मरमुगांव पोर्ट, ये सब उस रीजन में अवेलेबल है। वहाँ पर काफ़ी इजीली लेबर अवेलेबल था और कोस्टल रीजन होने के कारण वहाँ पर मॉइस्ट क्लाइमेट था, जो भी काफ़ी इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल था। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो उसका जो लिस्ट है कि सबसे पहले है कि हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको बनाने के लिए प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है।
दूसरा कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे कि नाइलॉन हुआ, रेयॉन हुआ, ये सब जो सिंथेटिक फॉर्म में फाइबर्स हैं, ये इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कंपटीशन क्रिएट करते हैं। रॉ मटेरियल का अवेलेबल या क्वालिटी अवेलेबल होना, अगर हमको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी तो ये इंडस्ट्री ज़्यादा फ्लोरिश नहीं कर पाती है। आउटडेटेड मशीनरी, यहाँ पे काफ़ी सारी मशीनरी हैं जो ब्रिटिश के टाइम के काफ़ी साल पहले के हैं, तो वो आउटडेटेड हो चुके हैं, जिनको चेंज करना जरूरी है। इरेटिक पावर सप्लाई, अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टेंटली अवेलेबल नहीं होगी तो मशीन्स को नहीं चला पाएंगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लो लेबर प्रोडक्टिविटी, अगर लेबर्स पर आवर जो काम कर रहे हैं वो प्रोडक्शन उतना इंडस्ट्री को नहीं दे पाते हैं, तो उस चीज़ को हम लो लेबर प्रोडक्टिविटी कहते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम जो है इंडस्ट्री फेमस कर रही है। ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशंस, अगर किसी भी चीज़ का प्राइस ग्लोबल मार्केट में पूरे वर्ल्ड ओवर फ्लक्चुएट करता है, तो उस चीज़ का इफेक्ट हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है जूट टेक्सटाइल। इंडिया जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स है। मोस्ट ऑफ द मिल्स इंडिया में कहाँ लोकेटेड है? दे आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। तो आपका ये भी क्वेश्चन आता है कि इसके लोकेशन का ये रीजन क्या है। फर्स्ट जूट मिल इंडिया में लगा था रिश्रा, जो कि कोलकाता के पास है 1855 में। और एक प्रॉब्लम ये हुआ इंडिया को फेस करना पड़ा कि 1947 के बाद इंडिया का जो पार्टीशन हुआ, तो ईस्ट पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश बन गया, उसमें 3/4 ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज जो है चले गए। इस मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया के मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं। सबसे ज़्यादा मेजर है वेस्ट बंगाल, और उसके नेबरिंग स्टेट्स बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में असम। 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज वो कहाँ शिफ्ट हो गए थे? इन बांग्लादेश, जो कि उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था। और इसी मैप में आप हुगली रिवर को फ्लो करते हुए देख सकते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल से क्रॉस करती है, और जहाँ पर मेजर जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। इंडिया में जो भी जूट मिल्स हैं दैट आर मेनली कंसंट्रेटेड इन हुगली बेसिन रीजन, तो ये सबके लोकेशन का फैक्टर्स क्या है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सबसे पहला क्या है कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज की, जूट जो भी प्रोड्यूस होता है वो नियर बाई एरियाज में ही प्रोड्यूस होता है। दूसरा है इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, कि कोलकाता या हुगली बेसिन रीजन में वाटर ट्रांसपोर्ट रिवर के थ्रू या फिर बे ऑफ बंगाल में सी के थ्रू बहुत इजीली और इनएक्सपेंसिव वे में अवेलेबल है। गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोड एंड वाटरवेज, तो जो भी तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, रेल, रोड, वाटरवेज, और वो किस लिए रिक्वायर्ड होता है? रॉ मटेरियल्स को मिल्स तक पहुंचाने के लिए, वो भी इजीली अवेलेबल। चौथा है अबंडेंट वाटर सप्लाई, जो कि हमको हुगली रिवर से मिल सकता है, और जो इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि रॉ जूट को प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है, दैट इज अवेलेबल। और चीप लेबर, वेस्ट बंगाल के नेबरिंग स्टेट्स जो भी हैं, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, यहाँ से बहुत सस्ता लेबर हमको मिलता है। और लास्ट जो है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटी, कोलकाता में पोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, मेजर बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज अवेलेबल है, तो ये सब मिल सेटअप करने के लिए काफ़ी रेस्पॉन्सिबल है। शुगर इंडस्ट्री, इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है आफ्टर ब्राजील, और सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुड़ एंड खंडसरी का। अब मिल्स कहाँ पर लोकेटेड है? मिल्स नॉर्थ में उत्तर प्रदेश, बिहार में लोकेटेड है, वेस्ट में महाराष्ट्र में, साउथ में कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि साउथ और वेस्ट के साइड में मिल्स क्यों शिफ्ट हो रही है? तो इसका रीजन क्या है कि वहाँ का जो केन होता है उसका सुक्रोज कॉन्टेंट ज़्यादा होता है। और बाकी आप केमिस्ट्री में आगे कभी पढ़ेंगे तो सुक्रोज का फॉर्मूला जो है C12H22O11 होता है, तो वहाँ के केन में इस सुक्रोज की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस मैप में भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया में टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं। नॉर्थ में उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ कर्नाटक, तमिलनाडु जो कि साउथ में है, महाराष्ट्र और गुजरात जो कि वेस्ट में है, वहाँ पर भी काफ़ी शुगर केन प्रोड्यूस होती है, और इसीलिए इनकी मिल्स जो है आजकल साउथ और वेस्ट में भी ज़्यादा शिफ्ट हो रही है, क्योंकि वहाँ पे शुगर केन की मात्रा जो है ज़्यादा है। शुगर केन इंडस्ट्री क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है? तो जैसे आपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को देखा, सिमिलरली हम शुगर इंडस्ट्री के भी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है कि शुगर केन का यील्ड बहुत लो होता है। दूसरा, इसका क्रशिंग सीजन बहुत शॉर्ट होता है, जैसे कि 4 से 7 महीने का ही रहता है। वेदर पैटर्न, अब जैसे वेदर पैटर्न अगर फ्लक्चुएट होगा तो उससे भी शुगर केन प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। कंपटीशन फ्रॉम अदर क्रॉप्स, इसके रिलेटेड अदर क्रॉप जो है जैसे कि राइस, कॉटन, इससे इसको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट का डिले और आउटडेटेड मशीनरी, जैसे कि इंडिया में अगर काफ़ी मशीन्स जो है वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी, काफ़ी साल पुराने से है वो। और वाटर स्कार्सिटी, अगर किसी रीजन में वाटर अवेलेबल नहीं है, रेनफॉल नहीं होती है, तो वो भी शुगर इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बाद वी विल स्टडी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो कि आपको सिलेबस में पढ़ना है। आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट एटसेट्रा। जैसे कि अर्थ से अगर आयरन और निकलता है तो आयरन स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, अगर बॉक्साइट निकलता है तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में यूज होता है, तो दैट विल सी इन डिटेल।
फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री माना जाता है क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है वो अपनी मशीनरी के लिए इस पर डिपेंड करती है। ऑल मशीन्स आर मेनली मेड बाय आयरन या यूजिंग स्टील। और स्टील को मैन्युफैक्चर किया जाता है जो कि यूज होता है इंजीनियरिंग गुड्स में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, साइंटिफिक इक्विपमेंट, इस तरह से बहुत सारे इसके यूजेस है। और स्टील को यूज किया जाता है ऑब्वियसली क्योंकि इसका कोरोजन इजीली नहीं होता है। तो स्टील कोरोजन क्यों नहीं होता है? इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। आप कभी इंजीनियरिंग करेंगे आगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। आयरन और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन ऐड करने से जो है स्टील का एलॉय बनता है। और इसमें प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए और बहुत सारे मटेरियल हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नीज, निकल, क्रोमियम। तो जितना मटेरियल ऐड करते जाएंगे उतना ज़्यादा इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एनहेंस होती जाएगी और ये कोरोड नहीं होगा। और इसकी स्ट्रेंथ, हार्डनेस, सभी प्रॉपर्टीज जो है एनहेंस या इंक्रीज हो जाएगी। इंडिया में मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेटेड हैं? दे आर लोकेटेड इन जमशेदपुर, बंगाल, उड़ीसा, और साउथ में आप देख सकते हैं तमिलनाडु, कर्नाटक। इस एरिया में जो स्टूडेंट्स रहते होंगे तो उनको पता होगा कि जैसे झारखंड में बोकारो, जमशेदपुर, छत्तीसगढ़ में भिलाई, उड़ीसा में राउरकेला, और वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, बनपुर, और साउथ में आप देख सकते हैं विजयनगर, सलेम। ये सब जगह पे जो है आयरन एंड स्टील लोकेटेड है। विशाखापट्टनम में वाइजैक स्टील लिमिटेड, बाकी बोकारो, जमशेदपुर में स्टील इंडिया ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इंडस्ट्री लोकेटेड है। और मेजर रीजन आप देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है। तो क्वेश्चन आपका जैसे कि जूट मिल के लिए था कि वो हुगली रीजन में ही क्यों लोकेटेड है, अब इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में ही क्यों लोकेटेड है। ये काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर रीजन में ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ज्यादा क्यों कंसंट्रेटेड है। तो इसके वेरियस रीजंस क्या है कि इस एरिया में आयरन ओर का जो कॉस्ट है, आयरन ओर जिसका कि फॉर्मूला Fe2O3, वो जो मिलता है उसका कॉस्ट बहुत कम है। हाई ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल जो है इसके प्रॉक्सिमिटी में, हाई ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल मतलब इस एरिया में कोल, लाइमस्टोन, मैग्नीशियम, ये सब जो भी इस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है काफी इजीली अवेलेबल है। कोल क्यों इजीली अवेलेबल है? क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी इसी एरिया में काफी कोल माइनिंग होती है। चीप लेबर नेबरिंग स्टेट में, जैसे कि आपने जूट वाले क्वेश्चन में भी देखा था, तो चीप लेबर आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा से मिल जाता है। इस एरिया में होम मार्केट ग्रोथ करने का काफी पोटेंशियल है। और कनेक्टिविटी के लिए रोड, रेलवे और नियर बाई कोलकाता पोर्ट भी है। और पावर अवेलेबिलिटी है, क्यों? क्योंकि कोल है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो कोल एंड नेचुरल गैस रिजर्व के कारण पावर अवेलेबल है। और फाइनली आप लिख सकते हैं कि मेजर इंडस्ट्रीज इस रीजन में इसीलिए सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और टाटा, बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, बनपुर, ये सब जितने भी रीजन है वहीं पर मेजर ये इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड है। आयरन एंड स्टील के बाद नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का भी काफी एक इम्पोर्टेंस है एंड इट इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो जैसे आयरन एंड स्टील काफी इंपॉर्टेंट एक बैकबोन की तरह है, वैसे ही एल्यूमिनियम इंडस्ट्री भी काफी यूजफुल है। और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं इसको यूजफुल बनाते हैं कि जैसे कि इट इज लाइट इन वेट और ये रेजिस्टेंट टू कोरोजन है। जैसे कि स्टील कोरोजन रेजिस्टेंट होता है वैसे ही एल्यूमिनियम भी रेजिस्टेंट कोरोजन है। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट इजिली कंडक्ट कर सकता है। मैलिएबल, क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि इट कैन बी इजिली शेप्ड बाय हैमरिंग। और इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग, जब इसको अदर मेटल से हम मिक्स करते हैं तो ये काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यही रीजन है कि ये काफी वाइडली यूज होता है। यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट भी इसी से मैन्युफैक्चर होते हैं। आपके घर में किचन यूटेंसिल्स, वायर्स, दे आर फॉर्म्ड बाय एल्यूमिनियम। और इट इज एन इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूट फॉर स्टील, कॉपर, जिंक और लेड। तो ये जो चार चीज है, स्टील, कॉपर, जिंक और लेड को सब्स्टिट्यूट एल्यूमिनियम कर सकता है। इंडिया में मेजर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स कहाँ पर लोकेटेड हैं? तो वो हम नेक्स्ट मैप में भी देखेंगे आगे। दे आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और इसके लिए मेजर कंपनी जो है हिंडाल्को, नाल्को एटसेट्रा है। रॉ मटेरियल क्या यूज किया जाता है एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला है Al2O3। और दो प्राइम फैक्टर जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है लोकेशन के लिए, कि रेगुलरली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलनी चाहिए और इसको एश्योर होना चाहिए कि रॉ मटेरियल जो कि बॉक्साइट है या और भी जो भी रॉ मटेरियल इस इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं वो मिनिमम कॉस्ट पे मिल सके। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कुछ एल्यूमिनियम प्लांट्स जैसे कि दिखाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में रेणुकूट, वहाँ पे हिंडाल्को है। छत्तीसगढ़ में कोरबा में, उड़ीसा में कोरापुट एंड हीराकुड में, तमिलनाडु में सलेम और केरल में अलुपरम। तो ये सब जो है मेजर एल्यूमिनियम प्लांट लोकेटेड इन इंडिया। नेक्स्ट वी विल स्टडी केमिकल इंडस्ट्रीज। और केमिकल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? तो केमिकल इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर एंड प्रोसेस केमिकल्स यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। एग्जांपल के लिए जैसे कि हम देखते हैं कि अर्थ से क्रूड ऑयल निकलता है, तो क्रूड ऑयल जो है दैट इज अ रॉ मटेरियल।
तो दिस रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड टू यूजेबल केमिकल्स। क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको पेट्रोल, डीजल, एलपीजी वेरियस प्रोडक्ट्स मिलेगा। तो किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में आपका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है, उसको आप बहुत सारे केमिकल रिएक्शन या रिफाइनिंग प्रोसेस से वेरियस प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, एलपीजी, डीजल ये सब मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं एक लिस्ट है पूरा कि फार्मास्यूटिकल, पॉलीमर, एग्रीकल्चर कंपनी सभी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। जैसे कि फर्टिलाइजर भी एसिड से ही बनता है। अब बेसिक केमिकल्स एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑल दीज आर फॉर्म्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज। तो ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिक जो कि हम डेली यूज में यूज कर रहे हैं, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर हैं, हम अपने वॉल में जो पेंट करते हैं, दैट पेंट, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑल दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय केमिकल इंडस्ट्रीज। तो इसीलिए जो केमिकल इंडस्ट्री है वो किसी भी कंट्री या पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल या यूजफुल है। वेरियस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स क्या क्या होते हैं? तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हमारे इंक्लूडेड है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एल्कलीज एंड सोडा ऐश। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला इज H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है बहुत सारी जगह पे एंड इट इज आल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। तो दिस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडेसिव पेंट, देयर आर वेरियस यूजेस। नाइट्रिक एसिड अगेन इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स और जो भी एक्सप्लोजिव बनते हैं दैट इज मेड बाय नाइट्रिक एसिड। एल्कलीज का यूज किया जाता है फूड एंड बेवरेज की स्टोरेज के लिए, मेडिसिन में। सोडा ऐश को हम यूज करते हैं ग्लास में, सोप में, डिटर्जेंट में। और ऑर्गेनिक केमिकल्स, कोई भी ऑर्गेनिक केमिकल क्या होता है, उसमें बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, जो आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, तो वो सब जो है ऑर्गेनिक केमिकल होता है। जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक केमिकल एंड दीज आर आल्सो हैविंग वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कि मेडिसिन में एस्पिरिन का भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला देख सकते हैं, तो दैट इज आल्सो अ ऑर्गेनिक केमिकल। अब प्लास्टिक, पॉलीमर जितना भी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन, सब कार्बन के पॉलीमर से ही बना हुआ है। सिंथेटिक रबर, पेंट में जो डाई यूज होता है, फ्यूल्स जैसे कि नेचुरल गैस, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब गैस है, तो दीज आर ऑल ऑर्गेनिक केमिकल्स। नेक्स्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या देखते हैं। तो फर्टिलाइजर इज अ केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी हम बढ़ाने के लिए कुछ मिनरल्स को ऐड करते हैं जो कि मेनली NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश के फॉर्म में होता है। उस तरह के केमिकल्स को ऐड करने के लिए जो हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजनस दैट इज मेनली यूरिया, फॉस्फेटिक दैट इज मेनली डाइअमोनियम फॉस्फेट, DAP। और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी बन सकते हैं जिसमें NPK का डिफरेंट रेशियो हो। तो ये सब किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी यूजफुल है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, किसी भी कंट्री के फूड ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। नेक्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट के वेरियस यूजेस क्या है, सीमेंट इंडस्ट्री के यूजेस क्या है। सीमेंट इज अ बाइंडिंग एजेंट एंड होल्ड्स अदर मटेरियल सैंड एंड ग्रेवल टुगेदर। ये सैंड और ग्रेवल को टुगेदर होल्ड करता है, इसीलिए इसको वेरियस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, जैसे कि घर बनाने के लिए, टू बिल्डिंग हाउसेस, फैक्ट्रीज, पुल, ब्रिजेस बनाने के लिए, रोड, सड़क बनाने के लिए, एयरपोर्ट, डैम, ये सब कंस्ट्रक्शन करने के लिए सीमेंट को यूज किया जाता है। व्हाट आर द वेरियस रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय सीमेंट इंडस्ट्री। तो लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम। लाइमस्टोन जो कि प्रोवाइड करता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्ले जो प्रोवाइड करता है सिलिका SiO2, एल्यूमिनिया Al2O3 और आयरन ऑक्साइड Fe2O3। आयरन ऑक्साइड जो कि हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। और जिप्सम, इट कंट्रोल्स द सेटलिंग टाइम ऑफ सीमेंट। In which states cement plants are located? It is mostly located in Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, etc. और इंडिया का फर्स्ट सीमेंट प्लांट कहाँ बना था? 1904 में चेन्नई में। नेक्स्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। वेरियस प्रोडक्ट्स जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं वो हैं ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। और इसका यूज क्यों होता है? टू यूज टू मूव या प्रोवाइड क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विस एंड पैसेंजर। क्या फैक्टर्स है कि इंडिया में हेल्दी ग्रोथ हुआ इस इंडस्ट्री का? तो उसका फैक्टर क्या है कि इंडिया में 1991 के बाद जो LPG रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन हुआ, तो दिस हेल्प्ड इन कमिंग ऑफ न्यू एंड कंटेम्पररी व्हीकल्स। एंड उससे क्या हुआ कि नए व्हीकल्स का डिमांड रेज हुआ और फिर इंडिया में कार, 2 और 3 व्हीलर और सभी लोग खरीद रहे हैं और इसका काफ़ी ग्रोथ हम देख सकते हैं। किन सिटीज में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लोकेटेड है? तो दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, जमशेदपुर। और इसकी कंपनीज में लिखे हैं मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, हुंडई एटसेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में टॉप ऑटोमोबाइल कंपनीज कौन कौन से हैं, जैसे कि होंडा, मर्सिडीज बेंज, टोयोटा एटसेट्रा। नेक्स्ट इज IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री।
और आज जैसे कि हम जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न ये सब का काफ़ी यूज़ बढ़ गया, तो इस इंडस्ट्री का महत्व भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और इसमें जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं दैट इंक्लूड ट्रांजिस्टर सेट, टीवी, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, पेजर जो पहले ज़्यादा यूज़ होता था, रेडार और कंप्यूटर एटसेट्रा। व्हाट आर इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन इंडिया? तो सबसे मेजर सेंटर है बेंगलोर, जो कि कर्नाटक में लोकेटेड है और आज इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बन चुका है। अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बतूर। और इस इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार देता है, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक्सपोर्ट करने से बाहर से फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। और आज कंट्री के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे कि हम सभी आज यूपीआई पेमेंट यूज कर रहे हैं या जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो वो आईटी इंडस्ट्री के ही कारण है। लास्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इंडस्ट्री से हमने देखा कितने सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी पॉल्यूशन भी होता है। व्हाट इज पॉल्यूशन? व्हाट इज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन? इट रिफर्स टू कंटेमिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। तो हवा, पानी और जमीन का जो प्रदूषण होता है, किस कारण से? इंडस्ट्रीज के वेरियस प्रोसेसेस है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ, या फिर बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हम वाटर में छोड़ देते हैं, तो उससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है और ह्यूमन हेल्थ, एक्वेटिक लाइफ सभी इफेक्ट होती है। ओवरऑल हमारा प्लेनेट ही इफेक्ट हो रहा है। तो जहाँ हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्री इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में मददगार है, वहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि वो वर्ल्ड में पॉल्यूशन यानी प्रदूषण भी कर रहा है और एनवायरनमेंट को भी खराब कर रहा है, जिस चीज़ को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्या है? मेनली ये 4 टाइप आपको पढ़ना है: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल एंड नॉइज पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन किस कारण से होता है? कि अगर एयर में अनडिजायरेबल गैसेज हो, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2, CO, NO2, या फिर पर्टिकुलर मैटर हो, ओजोन हो, और ये सब हाई कंसंट्रेशन अगर एयर में चले जाए तो दैट क्रिएट्स एयर पॉल्यूशन। पर्टिकुलर मैटर में क्या आता है? इट कंटेन्स बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स दैट कैन इंक्लूड डस्ट, स्प्रे, मिस्ट और स्मोक। स्मोक किस इंडस्ट्री से एमिट होता है? दैट इज एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक किल्न, रिफाइनरी, स्मेल्टिंग प्लांट्स एटसेट्रा। और कई टॉक्सिक गैस लीक्स भी हो सकती है, जैसे कि इनफेमस भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनेट दैट वाज वेरी हैजार्डस, और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहा, काफी साल तक लोग उससे जो है इफेक्टेड रहे। वाटर पॉल्यूशन, इट इज कॉज्ड बाय बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपने केमिकल्स पढ़ा, तो वो जो भी वेस्ट है अगर वाटर में डंप कर दिया जाता है, जैसे कि इंडस्ट्री से है पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये सब डंप कर सकती हैं। एंड दिस कैन इंक्लूड chemicals like dyes, detergent, acid और heavy metals जैसे कि lead, mercury, these are very poisonous. Pesticide, fertilizer, fly ash, और ये वाटर बॉडी में डिस्चार्ज हो सकती हैं, तो इसको हम भी कंज्यूम कर सकते हैं, एक्वेटिक लाइफ कंज्यूम कर सकती है, तो सभी के हेल्थ को जो है इफेक्ट करता है। थर्मल पॉल्यूशन, तो थर्मल पॉल्यूशन तब होता है जबकि गर्म पानी, हॉट वाटर, फैक्ट्री या थर्मल प्लांट से रिवर या पॉन्ड में छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि वाटर का ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता है, एंड दैट affects aquatic organisms. Or nuclear waste, it can cause cancer and birth defects. Various harmful chemicals cause groundwater pollution. तो जो हमारे ग्राउंड के अंदर वाटर प्रेजेंट है उसका पोल्यूशन होता है, उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन से क्या होता है? इट कैन रिजल्ट इन इरिटेशन, एंगर, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंक्रीज्ड हार्ट रेट एटसेट्रा। और ये कब होता है? जबकि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, कोई हैवी मशीनरी हम यूज कर रहे हो, या फिर कहीं ड्रिल हो रही हो, तो ये सबसे बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है, एंड दैट कैन क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन।